हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बुद्धि मापन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के जो भिन्न भिन्न सिद्धांत दिए थे उन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि मापन, इंटेलिजेंस टेस्टिंग। बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण व्यक्ति में बुद्धि के स्तर का पता लगाने के लिए बुद्धि मापन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि किन्हीं दो व्यक्तियों का बुद्धि स्तर एक समान हो। दो व्यक्तियों की बुद्धि का स्तर एक समान नहीं होता, डिफरेंस होता है, दोनों में अलग अलग होता है। बुद्धि का पूरी तरह से मापन नहीं कर सकते क्योंकि बुद्धि अमूर्त होती है। बुद्धि का हम पूरी तरह से मापन नहीं कर सकते क्योंकि ये बुद्धि होती है जो अमूर्त होती है। अमूर्त से मतलब है कि हम बुद्धि को देख, सुन, नाप, तोल आदि नहीं कर सकते। विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण से हम बुद्धि को पूरी तरह से तो नहीं नाप सकते, लेकिन व्यक्तियों की बुद्धि शक्ति का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य किसी की मानसिक योग्यता का मापन करना है, अर्थात उसकी मानसिक योग्यताएं और उनकी मात्रा का पता लगाना है। अब जो बुद्धि परीक्षण की परिभाषा है, ड्रेवर के अनुसार बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य किसी की मानसिक योग्यता का मापन करना है, अर्थात उसकी मानसिक योग्यताएं और उनकी मात्रा का पता लगाना है। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। अल्फ्रेड बेने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में किया। इसी कारण इन्हें बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अल्फ्रेड बेने हैं, इनको बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। 1911 में बेने और साइमन ने मिलकर पृथक पृथक आयु वाले बच्चों के लिए प्रश्नावली तैयार की। जो बालक अपनी आयु के अनुसार प्रश्नावली हल कर लेता था उसे साधारण बुद्धि वाला बालक माना जाता था। जो आयु के अनुसार निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था उन्हें निम्न बुद्धि वाला बालक कहा जाता था। जो अपनी आयु से ऊपर वालों के प्रश्न हल कर लेता था उसे प्रखर बुद्धि वाला बालक कहा जाता था। अब आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि। बुद्धि परीक्षण का आधार मानसिक आयु एवं शारीरिक आयु के मध्य का संबंध है। मानसिक आयु व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के सूचक है। मानसिक आयु की धारणा का प्रारंभ बेने और साइमन ने किया। जो ये मानसिक आयु है वो व्यक्ति के बौद्धिक स्तर की सूचक है। अब देखते हैं इसको। प्राणी की वह आयु होती है जो उसकी मानसिक योग्यता से संबंधित होती है। आपने देखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ हो दो बच्चों की, लेकिन उन दो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है हो, लेकिन उनकी मानसिक आयु अलग अलग होगी। यानी एक बच्चे की सोचने की क्षमता अलग होगी और उसी डेट ऑफ बर्थ वाले दूसरे बच्चे की सोचने की क्षमता अलग होगी। तो ये दोनों बच्चों की जो सोचने की क्षमता का डिफरेंस है वो ही मानसिक आयु होता है। अब है शारीरिक आयु, इसको वास्तविक आयु भी कहते हैं। देखो ये क्या होती है। किसी भी बालक की वास्तविक आयु की बात करें तो वास्तविक आयु का मतलब जो है वो शारीरिक आयु से ही माना जाता है। यानी वो कितने साल का है, जन्म के आधार पर उसकी ईयर को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यह है वास्तविक आयु। सन 1916 में टर्मन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु में संबंध स्थापित करने के लिए बुद्धि लब्धि आयकों का प्रयोग कर सूत्र ज्ञात किया। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है थर्मन ने। अब इसको देख लेते हैं।
बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। जो मानसिक आयु है उसको MA बोला है और वास्तविक आयु है उसको CA बोला है, और ये इंटू 100 है। अब जो मानसिक आयु है MA वो है मेंटल एज, और जो CA वास्तविक आयु है उसको कहते हैं हम क्रोनोलॉजिकल एज। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है बुद्धि लब्धि निकालने का। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है होगी तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो जो फॉर्मूला था IQ का वो था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु को रख दिया हमने ऊपर 14 अपॉन 10 वास्तविक आयु इंटू 100, और बुद्धि लब्धि निकल के आ गई 140 140। यह है इसकी बुद्धि लब्धि बालक की। अब आगे टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है। तो ये बुद्धि लब्धि IQ है और ये बुद्धि है। 140 से ऊपर वाले जो बालक हैं वो प्रतिभाशाली बालक माने जाते हैं। जिन बच्चों का IQ 140 से ज्यादा है तो उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहेंगे, और जो ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्लास में इनके प्रतिशत 2% बच्चे होते हैं। किसी भी क्लास में 2% बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसा मानना है टलमन का। अब नीचे है 120 से 140 तक वाले बच्चे प्रखर बुद्धि में आते हैं। 110 से 120 तक वाले बच्चे उत्कृष्ट बुद्धि में आते हैं, और 90 से 110 तक के बीच वाले बच्चे सामान्य बुद्धि में आते हैं। जो ये सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका एवरेज क्लास में 50% होता है। 80 से 90 तक के बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि वाले होते हैं, और 70 से 80 तक के होते हैं वो निर्बल बुद्धि वाले होते हैं। अल्प बुद्धि भी बोल सकते हैं इसको हम। 50 से 70 तक के बच्चे होते हैं वो मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। जो ये मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे हैं इनको हम शिक्षित और प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन जो 25 से 50 तक की बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं वो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, और इनको हम न तो शिक्षित कर सकते हैं और न ही प्रशिक्षित कर सकते हैं। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं वो जड़ बुद्धि वाले कहलाते हैं। इनको भी हम न तो शिक्षित कर सकते हैं और न ही प्रशिक्षित कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बुद्धि के परीक्षण। अब ये जो क्या क्या होता है बुद्धि परीक्षण और कैसे बुद्धि परीक्षण काम करते हैं? तो फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण हमेशा से ही मनोवैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, और इसको लेकर समय समय पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से परीक्षण दिए हैं। कालांतर में जब बड़े लेवल पर रिसर्च होने लग गई है तो इन परीक्षणों को वर्गीकृत किया, और वर्गीकरण करके दो तरीके वर्गीकरण के आधार पर ये हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जो ये बुद्धि परीक्षण है इसके 2 प्रकार के हैं ये। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सेकंड है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और सेकंड है अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है। ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ बिने ने किया। इन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसमें बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है।
शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों का प्रयोग बोलकर, मौखिक अथवा लिखित रूप में करते हैं। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम बोलकर कर सकते हैं, मौखिक रूप में या लिखित रूप में भी कर सकते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से फ्रांस में बनाया। इस बुद्धि परीक्षण में 30 प्रश्न थे जो कि 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त थे। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। यह एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। सर्वप्रथम इस परीक्षण में 1908 में संशोधन हुआ और इस संशोधन में मानसिक आयु की अवधारणा को बुद्धि परीक्षण में शामिल किया गया। इस परीक्षण में दूसरा संशोधन 1911 में हुआ और प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई। जब 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया गया था, जब प्रश्नों की संख्या 30 थी, और जब 1911 में इसमें संशोधन करके और दूसरा बुद्धि परीक्षण बनाया गया तो उसमें प्रश्नों की संख्या 54 हो गई थी, 30 से बढ़ गई। अब आगे है स्टैनफोर्ड बिने शुद्धि बुद्धि मापनी। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लुईस टर्मन द्वारा संशोधित और अनुकूलित किया गया, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। इसे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी कहा गया। जो ये टर्मन थे, ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी बनाई थी। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापन विधि में बुद्धि के मापन के लिए इसमें 90 प्रश्नों को रखा गया था। जो ये स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी स्केल थी, इसमें प्रश्नों की संख्या 90 रखी गई थी। अब है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का दूसरा प्रकार है अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि आकृतियों को पूर्ण करना होता है। इसमें पेपर व पेंसिल की आवश्यकता होती है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण छोटे बच्चों, अशिक्षित व मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है। अब इसमें पहला है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। जिस बालक की परीक्षा ली जाती है उसे एक पेंसिल और कागज पर बना हुआ भूल भुलैया का एक चित्र दिया जाता है। बालक को पेंसिल से उसमें से बाहर निकलने का निशान लगाकर मार्ग अंकित करना होता है। यदि वे अपने प्रयास में असफल होते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास उनकी आयु के अनुपात से कम समझा जाएगा। अब सेकंड है भाटिया परीक्षण माला। अब इसके जनक हैं वो चंद्रमोहन भाटिया है और ये 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बालकों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए भाटिया परीक्षण माला का प्रयोग किया गया है। अब थर्ड है प्रिंटनर पैटरसन क्रियात्मक परीक्षण। तो ये 1917 में इसका प्रयोग किया गया था और इसमें लगभग 15 परीक्षण होते हैं। जैसे इनमें चित्र डिजाइन करना, आकार फलक परीक्षण आदि शामिल थे इसमें प्रिंटनर पैटरसन क्रियात्मक परीक्षण में। अब है मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। अब ये ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण है, इसके जनक थे मेरिल पामर। इसमें ब्लॉक्स को डिजाइन करना होता है। इसमें एक बच्चे को बहुत सारे कलरफुल डिब्बे दे दिए जाते हैं अलग अलग रंगों के, और उनको कहा जाता है कि इन ब्लॉक्स के आधार पर जो डिजाइन दी गई है वो डिजाइन बनाओ।
और ये ही मेरिल पोमर ब्लॉक डिजाइनिंग के अंतर्गत होता है। ये 18 माह से 4 वर्ष के बच्चों पर इसका प्रयोग होता है। तो ये था अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, ये हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। सेकंड नंबर का है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखते हैं क्या होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के विपरीत एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था उसमें हम एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन कर सकते थे, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो देखो नाम से स्पष्ट है, सामूहिक समूह है, यानी एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन हम इसमें कर सकते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का मानकीकरण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की तुलना में आसान है, और इसमें समय और धन भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की तुलना में कम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का एक साथ में बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं हम। सामूहिक परीक्षणों का सबसे पहले प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, जिसमें आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा परीक्षणों का प्रयोग किया गया था। तो इसका फर्स्ट प्रकार है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट। ये परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए थे जो शिक्षित तथा भाषा जानने वाले थे। इस प्रकार की परीक्षण का नाम आर्मी अल्फा टेस्ट रखा गया। आर्मी अल्फा टेस्ट में जो व्यक्ति भाषा जानते थे और शिक्षित थे उनके ऊपर ये लागू किया गया था। और जो सेकंड है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, उसमें है आर्मी बीटा टेस्ट। ये परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए बनाए गए थे जो अशिक्षित थे या जिन्हें भाषा का ज्ञान न था। इस प्रकार के परीक्षण का नाम आर्मी बीटा टेस्ट रखा गया था। आर्मी बीटा टेस्ट में जो व्यक्ति शामिल थे वो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और उनको भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वो आर्मी बीटा टेस्ट में शामिल थे। अब आगे है बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता। किन किन कारणों में हमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग करना होता है? तो यह है, सबसे पहले सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में हमें बुद्धि परीक्षण की उपयोग करना होता है। बुद्धि परीक्षण की सहायता से विद्यालय में प्रवेश, छात्रवृत्तियों, वाद विवाद और इसी प्रकार की अन्य प्रतियोगिताओं के लिए सर्वोत्तम बालक का चुनाव भी किया जाता है। सेकंड है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम जो बालक पिछड़े हुए हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करके पिछड़े हुए और मानसिक एवं शारीरिक दोषों वाले बालकों का सरलता से चुनाव किया जा सकता है। चुनाव किए जाने के बाद उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जा सकता है। बालकों का वर्गीकरण करने के लिए भी बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों के आधार पर कक्षा के बालकों को तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और साधारण बुद्धि वाले बालकों में विभक्त करके उनको अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें हमको पता लग जाता है कि कौन बालक तीव्र बुद्धि वाला है, कौन मंद बुद्धि वाला है और कौन साधारण बुद्धि वाला है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायता। बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर यह भी जाना जा सकता है कि किसी बालक के लिए कौन कौन से विषयों का अध्ययन करना उपयुक्त होगा। इससे हम हमारे मनपसंद विषय चुन सकते हैं। बालक के भविष्य की ओर संकेत। डगलस एवं हॉलैंड का विचार है, बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। इन परीक्षाओं का उनकी भावी संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। जो बुद्धि परीक्षा है वो बालक के भविष्य की ओर भी संकेत करती है। अब आगे है अध्यापकों को शिक्षण कार्य में सहायता। बुद्धि परीक्षाओं द्वारा तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि के बालकों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। इस प्रकार की कक्षा में जिसमें एक ही स्तर की बुद्धि के बालक होते हैं,
शिक्षकों को पढ़ाने में सुविधा प्राप्त होती है। इसमें क्या है कि जो मंद बुद्धि वाले बालक उनको अलग क्लास में रखा जाता है, सामान्य बुद्धि वाले बालक उनको अलग क्लास में रखा जाता है, और मंद बुद्धि वाले हैं उनको अलग क्लास में रखा जाता है। क्योंकि जो तीव्र बुद्धि वाले बालक है उनको तो जब टीचर पढ़ाएगा तो फटाफट कैच कर लेते हैं, कैचिंग पावर तेज होती है उनकी। जो सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं समझने में, और जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं वो बहुत टाइम लेते हैं समझने में। इसलिए इनको अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया जाता है, जिससे ये टीचर के लिए भी थोड़ा सरल हो जाता है पढ़ाना। विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान। बुद्धि लब्धि का प्रयोग करके शिक्षक ये ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थी अपनी योग्यता अनुसार विभिन्न विषयों में प्रगति कर रहा है अथवा नहीं। बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान हम पता लगा सकते हैं। शिक्षक के कार्य की जांच। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि अध्यापक छात्र को संतोषजनक ढंग से पढ़ा रहा है अथवा नहीं। शिक्षक जो अपना काम कर रहा है, अपना कर्तव्य है जो बालक को पढ़ाना, वो बालक को अच्छे से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ये इससे हम जान सकते हैं बुद्धि परीक्षण के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो ये बुद्धि परीक्षण था, इनके प्रकार थे बुद्धि परीक्षण के, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जो बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का सूत्र था, ज्ञात करने का, IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। फ्रेंड्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अब हम आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये देख लेते हैं हम। यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगी? तो IQ का जो फॉर्मूला था MA/CA इंटू 100, वो वाला हम इसमें लगा देंगे। तो 5/4 इंटू 100, तो इसकी IQ 125 निकल के आएगी। तो इसका आंसर हो गया 125, 125। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है। तो 90 से 110 के बीच में जिस बालक की बुद्धि लब्धि होगी वो है सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसमें हमको एक तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका, एक सामान्य बुद्धि वाले और एक जो मंद बुद्धि वाले बालक होता है, इन तीन के बारे में हमको ज्यादा जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन। थर्ड है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चा है वो खुद को समाज में स्वयं को समायोजित कर सकता है, और कोई भी नया परिवेश हो उसमें भी वो स्वयं को समायोजित कर सकता है, और जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की जो क्षमता रखता है वो भी बुद्धिमान बालक का लक्षण है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वो बुद्धिमान बालक का लक्षण नहीं है। तो इसमें थर्ड वाला हो जाएगा ये, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है ये बुद्धिमान बालक का लक्षण नहीं है। अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापनी का निर्माण कौन से वर्ष में किया गया? तो अल्फ्रेड बिने साइमन ने जो अल्फ्रेड बिने ने जो साइमन मापनी का निर्माण किया था वो 1905 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है, किस लिए बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है? पाठ्यक्रम की चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से और पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से, इन सब के लिए हमें बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रवर्तन किया, बुद्धि लब्धि के सूत्र का परिवर्तन टर्म ने किया था, जो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
थे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे ये क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।